we have always focused on how do we make sure that everything has changed in the last 10, 15 years. How we consume content, how we consume entertainment, it's changed. But we have not made it easy for students. Our classrooms have not changed for 100 years, 100 plus years, right? For the first time, we have an opportunity to make it easy for students. How do we make learning engaging as well as effective? कन्नूर केरला स्टेट के एक छोटे से शहर में और एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है रविंद्रन नाम का लड़का। रविंद्रन के फादर स्कूल में मैथ्स के टीचर थे और इसी कारण से रविंद्रन जब अपनी स्कूलिंग मलयालम मीडियम स्कूल से कर रहा था तो उसकी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैथ्स और साइंस में बढ़ गई थी। 90s में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद रविंद्रन एक शिपिंग कंपनी में अपनी 9 to 5 वाली नौकरी कर रहा था और साथ के साथ अपने दोस्तों को और हर वो इंसान को पढ़ाने में मदद करता था जो कि कुछ सीखना चाहते थे, स्पेशली वो जो कि कैट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते थे। लेकिन अब तक रविंद्रन ने खुद से कभी कैट एग्ज़ाम नहीं दिया था और 2003 में जब फाइनली उन्होंने अपना कैट एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने कैट एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया विथ 100% और इसी एग्ज़ाम के 2 साल बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो कॉर्पोरेट जॉब नहीं बल्कि फुल टाइम टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे। और इसी सोच के साथ अपने एक फ्रेंड के घर के छत पे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है बायजूस और वो रविंद्रन और कोई नहीं बल्कि रविंद्रन बायजूस होते हैं जिन्होंने उस साल अपने इस एडटेक कंपनी को एक लंबे विजन के साथ शुरुआत की। जिस समय मार्केट में स्मार्टफोन्स बस आना शुरू हुए थे, इंटरनेट काफ़ी महंगा था और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस होने की पॉसिबिलिटी लोग सोचते भी नहीं थे। 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ रविंद्रन बायजू ने अपने ऑनलाइन वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी थी, वो भी 2009 में, जिस वक्त घर बैठे क्लास करना एक बहुत ही नई बात थी और उनके यूनिक टीचिंग मेथड्स के कारण उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट उनके प्लेटफॉर्म पर बढ़ते ही जा रहे थे। 2011 में उन्होंने अपनी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ के साथ थिंक एंड लर्न की शुरुआत की और फाइनली 2015 में बायजूस का अपना ऐप आता है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन। और यही वो समय था जिस टाइम बायजूस की मार्केट बूम कर गई, क्योंकि इसके पहले तक बायजूस सिर्फ कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सीमित था। पर 2011 में थिंक एंड लर्न और 2015 में ऐप आने के बाद बायजूस अब स्कूल के बच्चों तक की क्लासेस ले रहा था। बस यहीं से बायजूस की सक्सेस की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं पे बायजूस को इन्वेस्टमेंट मिलता है मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग से, वो भी $125 मिलियन का। एक छोटे से शहर के मलयालम लड़के के सक्सेस स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि अब उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और उनकी कहानियां अब हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में एज अ केस स्टडी पढ़ाया जा रहा था। और 2018 में फाइनली बायजूस यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन कंपनी बन जाती है। 2020 में जब कोविड आया तो लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लासेस को छोड़कर ऑनलाइन क्लासेस को प्रीफर करना शुरू किया, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हो। पेरेंट्स भी अब ऑनलाइन क्लासेस की ओर मूव कर रहे थे बिकॉज कोविड में ऑफकोर्स ऑफलाइन क्लासेस अलाउड नहीं थे और इसी के साथ बायजूस के नंबर अब आसमान को छू रहे थे, उनके प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं था। और यहीं पे बायजूस ढेर सारे दूसरे एजुकेशन हब को भी एक्वायर कर लेता है, जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर, आकाश और इसके अलावा भी कई सारे। बायजूस के पास अब ढेर सारे पैसे थे, वो जितनी तेजी से पैसा कमा रहा था उतनी तेजी से उन्हें खर्च भी कर रहा था। जैसे कि बायजूस ने साइन कर लिया शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर, फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने मेसी को भी साइन कर लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया। और यहीं से शुरू होती है बायजूस की डाउनफॉल की कहानी। इसकी शुरुआत होती है जब व्हाइट हैट जूनियर के फाउंडर ने बायजूस पे 20 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाया। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बायजूस के फेवर में फैसला सुनाती है और बायजूस को एक भी रुपए नहीं देने पड़ते हैं। पर बायजूस की मुश्किलें अभी तो बस शुरू हुई थी, क्योंकि दिन ब दिन बायजूस जितना बड़ा होता जा रहा था, जितने ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे थे, उसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होते जा रही थी। लोगों के ढेर सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत गिर चुकी है। लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि बायजूस अब एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया है। और ये सारी चीज़ें बद से बदतर तब हो गई जब हमें यह पता चलता है कि बायजूस ने अपने पुअर परफॉर्मेंसेस को छुपाने के लिए नंबर्स के साथ हेरफेर किया है। यानी कि मान लेते हैं बायजूस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था सिर्फ 50 करोड़,
तो इसको इन्वेस्टर्स के सामने बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए कि हमारे कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो लेट्स से बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर कर लिया। अब व्हाइट हैट जूनियर की प्रॉफिट थी 50 करोड़। देन बायजूस इन्वेस्टर्स के सामने ये शो करती है कि हमारा प्रॉफिट 50 + 50 यानी कि 100 करोड़ का था, जबकि एक्चुअल में बायजूस का प्रॉफिट तो सिर्फ 50 करोड़ का ही था। तो बायजूस अपने नंबर्स के साथ हेरफेर करने लग गई ताकि इन्वेस्टर्स के सामने वो अपनी अच्छी इमेज दिखा सके और यह बता सके कि कंपनी अब भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। उसके बाद बायजूस ने ढेर सारे सेल्स एम्प्लॉयज हायर किए और उनको अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिया और नंबर्स पूरे ना होने पे सेल्स एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आया गया। इसके ढेर सारे वीडियोस भी लीक हुए जहाँ पे बायजूस के मैनेजर्स अपने सेल्स एम्प्लॉय को बहुत ही गंदे तरीके से अब्यूज कर रहे थे। अकल है तेरे में? हाँ सर। तेरे को कितने बजे बोले थे मैंने कॉल करने के लिए मेरे को? सर उसके बाद फिर 2 बैक टू बैक डेमो में था। अबे इतना मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर साले। तू हाँ। कितने बजे डेमो से निकला है? डेमो से निकल के कॉल करेगा मेरे को कि नहीं करेगा? हाँ सर, हाँ सर। चल मैं कॉल करूंगा ये तेरे। और ये कल्चर बायजूस का कॉमन हो गया सभी डिपार्टमेंट में। बायजूस के एम्प्लॉयज़ पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, ये बात तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि जिस महीने उनका टारगेट पूरा नहीं होता था उस महीने बायजूस के एम्प्लॉयज़ उसके फेक आईडी बनाकर, फेक स्टूडेंट आईडी बनाकर खुद से पैसे दे के उस कोर्स में इनरोल कर लेते थे ताकि उनको गालियां ना सुनना पड़े और उस कोर्स की फी अपने पॉकेट से देते थे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसके एम्प्लॉयज भी फेक नंबर दिखा रहे थे और बायजूस कंपनी भी इन्वेस्टर्स को फेक नंबर दिखा रही थी। यानी कि ओवरऑल जो बायजूस प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दी थी वो बहुत हद तक फेक था। और ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फाइनली क्या होना था, ढेर सारे एम्प्लॉयज फाइनली बायजूस को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। कोविड के पहले बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी और इस बात में कोई शक नहीं है बायजूस ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने नंबर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हेराफेरी की। डेलाइट जो कि एक ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है, उन्होंने एक और स्कैम हाईलाइट किया था। बायजूस क्या करती थी कि अगर एक स्टूडेंट उसे आज 1200 रुपये कोर्स की फी सबमिट कर रहा है तो बायजूस इन्वेस्टर्स को ये दिखाता था कि एक स्टूडेंट इनरोल हुआ है उनके बायजूस के टीचिंग प्रोग्राम में जहां पर वो 100 रुपये महीना करके फी देने वाला है। 100 रुपये करके 12 महीने तक देगा, यानी कि टोटल 1200 रुपये। अब इसमें तुम बोलोगे कि गलत क्या है, 1200 रुपये स्टार्टिंग में दे या फिर वो इन्वेस्टर्स को ये बताए कि 100 रुपये करके प्रति महीना 12 महीने तक दे। इसमें गलत ये है इन्वेस्टर्स को ऐसा दिखाया जाता है कि बायजूस के प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस रिटेंशन कितना है, कि एक स्टूडेंट पहले महीने आ रहा है और 12 महीने तक क्लासेस कर रहा है, जबकि एक्चुअली में वो 12 महीने तक क्लासेस नहीं कर रहा था। वो स्टार्टिंग में ही 1200 रुपये की फ़ी तो देता था, पर 1-2 महीने क्लास करने के बाद क्योंकि उसे एजुकेशन क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी तो दूसरे महीने से ही वो क्लास छोड़ देता था। बट बायजूस इन्वेस्टर्स को ऐसा दिखाती थी कि हर महीने वो 100 रुपये दे रहा है 12 महीने तक, जबकि एक्चुअल में तो कोई स्टूडेंट था ही नहीं। और ये सारे फर्जी काम को डेलाइट ने हाईलाइट किया और ये बताया कि एक्चुअली में बायजूस अभी 4600 करोड़ के लॉस में चल रही है। करेंटली कंपनी का ये हाल है कि बायजूस की वैल्यूएशन आज 65% से घट गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायजूस भले ही अपने शॉर्ट टर्म क्राइसिस को संभाल ले, पर बायजूस का जो भी बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं संभाल पाएगा। पिछले सप्ताह ये खबर आई है कि बायजूस बेंगलोर के अलावा पूरे इंडिया में जितने भी उसके ऑफिसेस हैं सभी को वो शट डाउन कर रहा है। ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि रविंदर बायजू ने अपने घर को रेंट कर दिया ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी दे पाए। लास्ट वीक रविंदर कहते हैं कि बायजू इज नॉट माई वर्क, इट इज़ माई लाइफ, बट द रियलिटी इज यू कैन नॉट चीट योर ऑनेस्टी। तो अपने सक्सेस के साथ कभी भी चीट नहीं कर सकते और उसको बहुत टाइम तक खींच सकते हो। बट आई रियली विश कि आने वाले समय में बायजूस अपना कमबैक करे, बिकॉज रविंदर बायजूस जो कि केरला के इतने छोटे से शहर से बिलोंग करते थे जहां पर वो मलयालम मीडियम से अपनी स्कूलिंग क्रिएट किए थे और 2009 में ऐसे साल में जहां पर इंटरनेट छोटे शहरों में अब तक आया भी नहीं था, स्मार्टफोन्स के बारे में लोग बस सुनना शुरू किए थे, उस समय में उस विजन के साथ उन्होंने बायजूस की शुरुआत की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, कुछ चीज़ें गलत हुई, नंबर्स के साथ गलती हुई और इन्वेस्टर्स को गलत चीज़ें दिखाई गई, बट आई रियली विश कि इन सभी चीज़ों पे बायजूस अपने काम करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करेगी और वापस से अपने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाएगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि बायजूस ने जब शुरू किया था तो बायजूस सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन क्वालिटी की वजह से ही फेमस हुई थी और आई विश कि उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बायजूस वापस से इस गेम में आए। खैर, ये थी केस स्टडी रविंदर बायजू के और उनकी कंपनी बायजूस पे। तुम्हें क्या लगता है बायजूस के इस डाउनफॉल का कारण क्या था? क्या उनकी डिसऑनेस्टी थी या फिर उनके एजुकेशन क्वालिटी का खराब होना या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ इतने बुरे तरीके से पेश आना?
अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने दीपेंद्र गोयल यानी कि जोमेटो के फाउंडर के बारे में दिखाया है कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि तुम्हारे क्या व्यूज है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, सी या।